हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योनि। हम लोग योनि के बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। योनि जो है यह एक पेशीय नली है जिसकी लंबाई जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ पे जो है एक हाइमेन करके पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है, जो मासिक स्राव में काफी लाभप्रद है और धीरे धीरे जो है मैथुन के दौरान या बच्चे जो है खेल कूद में ज्यादा हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं उसके कारण भी यह झिल्ली जो है फट जाती है। इस झिल्ली का नाम है हाइमेन। यह चोट लगने के दौरान भी टूट जाती है या फट जाती है, इससे कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं है। योनि का जो मुख होता है वो भालवा तक आकर खुलता है। भालवा में समझ जाइए कि एक प्रकार से लिप्स के समान जो योनि के ऊपर बाहरी संरचना होता है, जैसे कि और यहाँ पे जो है लिप्स के समान का जो एक संरचना होता है, काफी मुलायम नरम चमड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भलवा। योनि का मुख्य कार्य प्रजनन में सहायता प्रदान करना, प्रजनन यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना और मैथुन के कार्य में भाग लेना, इसका मुख्य कार्य यही है। इसके आगे देखते हैं। प्रजनन तंत्र जो है कई अंगों से मिलाकर बना हुआ है, जैसे कि गर्भाशय, जो हमारा ये है गर्भाशय वाला भाग। दूसरा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब ये है। यहाँ पे जो है अंडवाहिनी, यानी इसको अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। यहाँ पे अंडा का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है अंडा का निर्माण होता है और यह अंडा जो है यूं ही चल करके यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ जो है निसंभोग के दौरान जो है यहाँ से शिशन प्रवेश करके अपना जो शुक्राणु है यूं ही छोड़ता है। तो इसी रास्ते से जो है यहाँ पे आकर के अंडा से शुक्राणु मिलता है और फिर यूं ही इसी रास्ते जो है यहाँ पे आकर गर्भाशय में वो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएगा? फिलिपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, भ्रगोष्ठ बृहत यानी लेबिया मजोरा। लेबिया मजोरा ये एक आपके लिए नया पॉइंट होगा। ये जो योनि के बाहरी भागों पर जो लिप्स के समान स्ट्रक्चर होते हैं, यानी पतले नरम चमड़े होते हैं, इसको बोलते हैं भगोष्ठ बृहत या लेबिया मेजोरा। उसके बाद बार्लिथीन ग्रंथियां, जो इसमें कुछ ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड पदार्थ जो है स्रावित होती है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। और उसके बाद जो है योनि यानी वेजाइना, तब जाके वेजाइना का फुल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए योनि जो है एक कोमल मांसल एक संरचना है जो बहुत ही अधिक मुलायम होता है। यह संभोग तथा शिशु के प्रजनन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी अंग है, क्योंकि शिशु के प्रजनन के लिए एक मेल और एक फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे समझेंगे हाइमेन। हाइमेन क्या है? देखिए हाइमेन जो है एक प्रकार की झिल्ली है, ठीक है, जो रक्त स्रावित यानी जो मासिक धर्म होता है, ये मासिक धर्म के स्राव में यानी जो रक्त बाहर निकलता है, जो अंडा जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं, वो रक्त के रूप में जो है बाहर निकलते हैं, उसमें यह हाइमेन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जो है रक्त जो है आसानी से निकल जाता है। हाइमेन का आकार जो होता है, आकार ये अर्ध चांदाकार होता है। हाइमेन का आकार जो है चांद, चांद का चांद इस टाइप का होता है। इसका आधा कर देते हैं,
इस टाइप का होता है, बहुत ही पतली एक झिल्ली होती है जो संभोग के दौरान जो है ये झिल्ली या चोट लगने के कारण ये झिल्ली फट जाती है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। योनि के बाहरी भागों पर एक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक ऐसा जीव है जो प्रजनन के दौरान, यानी जब किसी स्त्री की आयु 15 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच, यह जो है जीव योनि के मुख पर बैठा रहता है। यह जीव जो है बहुत ही लाभकारी जीव है, स्त्रियों की एक प्रकार से बहुत ही रक्षा करता है। अब देखिए, इसमें जो है यह जीव क्या करता है, इसमें योनि के मुख पर लैक्टिक एसिड का स्राव करता है, लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है योनि के मुख पे वातावरण जो होता है वह अम्लीय बन जाता है, और जिसका पीएच मान जो होता है 4.9 से 3.5 के बीच होता है। अब योनि के मुख जो है हल्का सा खट्टे स्वाद का, यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें जो लिक्विड होगा, जो चिपचिपा पदार्थ होगा वह अम्लीय होगा। यह अम्लीय वातावरण होगा, और अम्लीय वातावरण से क्या होगा, हानिकारक जो जीवाणु है वह न पनपते हैं और न ही अंदर प्रवेश कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वल्वा है और योनि के द्वार है, ठीक है, यहाँ पे ये जीवाणु जो है लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब बहुत सारे बाहरी जो है वायरस हो गए या कोई ऐसा जीव है जो अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो अंदर क्या करेगा, एक प्रकार से संक्रमण फैला देगा। ठीक है, तो संक्रमण फैला देगा। इस संक्रमण से बचने के लिए कुदरत ने, ईश्वर ने एक जीवाणु को यहाँ पे गार्ड के रूप में बैठा दिया है। जैसे हम लोग घरों को रखवारी के लिए एक गार्ड जो रखते हैं ताकि वो घर की जो है रखवारी कर सके, उसी प्रकार यहाँ पे यह एक जीव जो है उसको यहाँ पे बैठा दिया। अब यह जीव का क्या कार्य है, तो वह जो है एक प्रकार से एसिड उत्पन्न करेगा, और एसिड उत्पन्न करेगा जिसके कारण ये वाला भाग जो है हमेशा गीला रहेगा, और गीला रहने के कारण यहाँ का जो वातावरण है वह अम्लीय रहेगा। अम्लीय रहेगा तो अम्लीय का पीएच मान कितना होगा, तो 4.9 से 3.5 के बीच होगा। और इसका कार्य क्या है, इस अम्ल का, इस एसिड का क्या कार्य है, तो इस एसिड का यही कार्य है कि जीवाणु जो है पनपने नहीं देगा और ना ही किसी भी अदर जीवाणु को जो है अंदर प्रवेश करने देगा। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप जो है योनि के आफ्टर जो है शारीरिक संबंध के बाद जो है पानी का प्रयोग न करें, पानी से न धोएं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अम्ल बने हुए हैं वो पानी के कारण जो है धुल जाते हैं और यानी साफ हो जाते हैं। यहाँ अम्ल की मात्रा कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद जो है अनेकों जीवाणु जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण फैला देते हैं। इसलिए मेरा कहना है और डॉक्टरों का भी कहना है कि योनि को कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए, बल्कि जो है कपड़ा से धोते हैं। कपड़ा से अगर पोंछते हैं तो कपड़ा से पोंछते समय कोशिश करेंगे कि यह आगे की तरफ पोंछे, पीछे की तरफ ना पोंछे, क्योंकि पीछे की तरफ जो होता है वो मल द्वार होता है और मल द्वार से तुरंत इंफेक्शन हो जाएगा और इससे बीमारी हो जाएगी। इसलिए जो है जब भी संभोग के बाद अगर मान लीजिए किसी सूती वस्त्र का ही प्रयोग करेंगे, कोई सिंथेटिक कपड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए जो सूती वस्त्र का प्रयोग करेंगे और वह वस्त्र जो होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए, या उससे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, डेटॉल से या किसी भी चीज से बढ़िया से उस कपड़े को धो लेंगे। धोने के बाद ये कपड़ा जो होगा आगे की तरफ पोंछेंगे, पीछे की तरफ नहीं पोंछेंगे, क्योंकि मल द्वार होता है और मल द्वार से जो है इंफेक्शन हो सकता है। इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। डूशिंग एक नया शब्द है, डूशिंग। डूशिंग मतलब क्या होता है, मासिक धर्म के बाद बहुत सारी अनेके जो स्त्रियां होती है
वो पानी का प्रयोग करती है धोने के लिए। तो यहाँ पे डूसिंग शब्द जो है ये बायोलॉजिकल शब्द है, ठीक है। ये डूसिंग शब्द मतलब होता है धोना। ये बार बार धोने से जो है उनका जो पीएच वैल्यू जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां पे बैठे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। धुलने के बाद क्या होता है, आमतौर पे जो है ज्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन का लक्षण क्या होगा, तो इन्फेक्शन का लक्षण यही होगा कि इसमें सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगी। और सूजन आने के बाद जो है वहां पे हल्का हल्का लाल कलर के जो है या गुलाबी कलर के धब्बे और चकता बन जाएगा, यूं ही चकता बन जाएगा हल्का हल्का, या सफेद कलर के दाने निकल आएंगे, ठीक है। यह सारे इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के जो है अनेकों सारी मेडिसिन है उसका प्रयोग करने से, और एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम लोग ज्यादातर मार्केट में अनेकों प्रकार के एंटीबायोटिक मिल रही है, पेनिसिलिन है या इजिथ्रोमाइसिन है, बहुत सारे प्रकार के मेडिसिन है जिसका प्रयोग करने से, या उसका एक ट्यूब भी आता है, वो ट्यूब लेकर के भी अंदर के तरफ जो है लगाने से उसमें जो भी माइक्रो बैक्टीरियम यानी छोटे छोटे जीवाणु जो होंगे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो ये गलती कभी ना करें। इसके अलावा जो है मासिक धर्म में समय के अनुसार यानी करीबन 4 घंटे पे जो भी सैनिटरी पैड का प्रयोग कर रहे हैं वो सैनिटरी पैड को हमेशा बदलते रहने चाहिए। और जो हम लोग बात आती है अंडरवियर की, तो अंडरवियर जो है हमेशा कोशिश करने चाहिए सुसुम पानी में डिटॉल डालकर धोने की, क्योंकि अगर अंडरवियर जो है गीला रहे तो आपको उससे क्या हो जाएगा, फंगस यानी कवक, कवक के द्वारा होने वाले रोग जो है दाद, खाज, खुजली इत्यादि जो है रोग ये कवक के कारण हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में उतने धूप नहीं निकल पाते हैं, जिससे जो अंडरवियर प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाता है। तो कभी भी गीले अंडरवियर या हल्का भी गीले हो तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उससे खुजली हो सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, प्रॉपर अंडरवियर सूखा होना चाहिए, नहीं तो इसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकते हैं और आपको रोग हो सकता है। इसके बाद जो आती है बात, कुछ लोगों का जो है प्रश्न था, तो हमने पहले ही आप लोगों को वीडियो दे चुके हैं एसटीडी रोग, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सेक्सुअली एफर्ट यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से कौन कौन से रोग फैलते हैं इस पे बनाया भी है वीडियो, एक जो गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब टाइप की बीमारियां होती है। ये जो होता है एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर ये बीमारी जो है उत्पन्न होता है, और ये बहुत ही हानिकारक, बहुत ही कष्टदायक रोग होता है, जिसमें इसका लक्षण होता है, कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिनका लक्षण तो बहुत जल्द पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनका लक्षण काफी देर बाद यानी काफी इन्फेक्टेड होने के बाद हमें पता चलता है, जिसकी जो है इलाज और इस रोग से छुटकारा पाने में, निजात पाने में भी हम लोग को काफी समय लग जाता है। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। एसटीडी रोग में हम बता दिए हैं, एसटीडी रोग में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी संभोग, शारीरिक संभोग के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इस वीडियो को आप देख लेंगे, इसमें आपको पूर्ण रूप से बताया गया है। ध्यान देंगे इस टॉपिक में जो है प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर क्या होता है, जो हमारे जनन अंग पे जो हेयर होते हैं यानी बाल होते हैं उनको पूर्ण रूप से साफ नहीं कर सकते, यानी छीलना एक प्रकार समझिए, बाई कटिंग, उसको पूरे तरह से छील नहीं सकते यानी साफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ईश्वर ने इसकी संरचना दिया है, और इस अंग पे सोचिए ये बाल क्यों है, तो बाल इसलिए होते हैं ताकि किसी प्रकार का संक्रमण या किसी प्रकार के जो है जीवाणु, विषाणु इसके अंदर प्रवेश न करे। यह बाल का मुख्य कारण यही होता है कि उन सारे जीवाणुओं को कुछ देर तक रोक के रखता है। जब हम स्नान करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम अपने सभी जनन अंगों को साबुन से या किसी अन्य चीजों से, जो भी आप केमिकल से या कुछ से भी धोते होंगे, तो उसका प्रयोग करते हैं। काफी हेयर की जो लंबाई है काफी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, तो इसको काट करके छोटा किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से साफ करना जो है इसको हम गलत मानते हैं। हेयर को पूर्ण रूप से साफ नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध में अगर किसी प्रकार के जो है हम लोग या कोई भी व्यक्ति
किसी प्रकार का लुब्रिकेंट का यूज कर रहा है तो ये प्रोहिबिटेड यानी मना है। किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जो होती है वो ऑटोमेटिक जो है इस भाग को गीला रखती है। इसलिए ज्यादा अगर हम लुब्रिकेंट प्रयोग करेंगे तो जो पहले से जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड यानी अम्ल का निर्माण हुआ है, जो हमारी जीवाणु को रक्षा करता है, उस जीवाणु को किल कर देगा। और किल करने के बाद जो है बाहरी जो है हार्मफुल बैक्टीरिया जो है इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए इसको जो है इसके अंदर यानी इसके मुख पे हम किसी प्रकार के लुब्रिकेंट जैसे कि कोई क्रीम हो या कोई प्रकार का आपका ऑइंटमेंट यानी मलहम हो या ग्लिसरीन हो, कुछ भी हो, या ऑयल हो, नेचुरल ऑयल हो, या किसी भी चीज का ज्यादातर केमिकल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे जो है संक्रमण फैलने की स्थिति जो है काफी ज्यादा बनी रहती है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर ये बताएं कि बच्चों का निर्माण जो होता है वो कितने कितने मंथ में किस किस अंग का निर्माण हो जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस किस अंग का कितने दिन में निर्माण हो जाता है। यहाँ पे समझते हैं कि किस मंथ में यूटेरस यानी गर्भाशय के अंदर बच्चे का कौन कौन से अंग जो है विकास हो जाता है, क्या क्या बन जाता है। सबसे पहला है 1 मंथ में, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है तो 1 महीने का जब होता है तो उसका हार्ट बीट शुरू हो जाता है, यानी हार्ट का निर्माण हो जाता है और हार्ट बीट शुरू हो जाता है, जिसको आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। 2nd मंथ में जो होता है इनका फुट यानी पैर और हाथ की उंगलियों का संरचना जो है प्रॉपर निर्माण हो जाता है। 3rd मंथ में जो होता है टोटल सिस्टम यानी अंग तंत्र टोटल बन जाते हैं, यानी मेल और फीमेल जानने के लिए यानी टोटल अंग तंत्र, जबकि ये जानना जो है कानूनन अपराध है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी 3rd से 4 मंथ के बीच में टोटल अंग का निर्माण हो जाता है। 5th मंथ में जो है बच्चों के अंदर क्या गतिशीलता है, उसका ब्रेन कितना विकसित है, इसके अलावे जो है उनके सिर में कितने बाल आए हैं, काफी छोटे छोटे मुलायम सिल्की बाल होते हैं, जो हम उसको जानकारी ले सकते हैं जब गर्भ में 5 महीने का बच्चा हो जाए। नेक्स्ट जो है 24 वीक के अंत में यानी 24 सप्ताह के अंत में जो है उनके आंखों के ऊपर जो है पलक आ जाता है, यानी पलक जम जाते हैं, भौ इसको या ब्राउनिया कहते हैं, ये सारे जम जाते हैं, निकल आते हैं। और लेटेस्ट जो है 9 से या 9.5 मंथ यानी 9 महीना यानी 9.5 यानी 9 महीना 15 दिन मान लीजिए, इसमें जो है बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है और प्रसव के लिए माता जो है तैयार हो जाती है, जिसे प्रसव के द्वारा जो है बच्चे का जन्म आसानी से हो सकता है। तो आज हमने लगभग योनि के बारे में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, टोटल चीज पढ़े। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज जरूर करें। हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपके शरीर से होने वाली जो भी असुविधा है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, उस सारे परेशानी का हम विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करें। तो अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद।